नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस खबरें जन जन तक। आप सभी दर्शकों ने हमारा कैप्शन सबसे पहले देखा है कि गोरखालैंड मूवमेंट क्या है। इस गोरखालैंड मूवमेंट का इतिहास जो है बहुत लंबा है और बहुत गहराई है इस गोरखालैंड आंदोलन के पीछे। खास तौर से फिलहाल जो हम आपको जानकारी, जो हमारे आज के अतिथि हैं उनसे जो हम लेंगे, उनसे जो भी जानकारियां मिलेंगी हमें आज एक्सक्लूसिवली, वो जानकारी इस गोरखालैंड आंदोलन से जो अनभिज्ञ हैं और साथ ही साथ जो भिज्ञ हैं उन्हें भी जो है बहुत हद तक जानकारी देगा यह आज का ये विशेष एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आप देख रहे हैं कि फिलहाल का जो माहौल है पहाड़ पर, कुछ दिनों पहले गोजमुमो अध्यक्ष जो कि गोजमुमो के संस्थापक हैं विमल गुरुंग अचानक से भाजपा के साथ 12 साल साथ रहने के बाद जो है अचानक से तृणमूल कांग्रेस का दामन थामने की बात कोलकाता में एक प्रेस सम्मेलन के माध्यम से कहते हैं। उसके बाद अचानक से देख रहे हैं कि पहाड़ पर अशांति सा माहौल जैसे जो है पनपना शुरू हो गया है। हालांकि उस तरह से अशांति शुरू हुई नहीं है, सिर्फ आंदोलन शुरू हुआ है। गोरखालैंड आंदोलन में किस तरह की हिंसक घटनाएं हुई हैं ये जानेंगे। साथ ही साथ इस गोरखालैंड आंदोलन के पीछे की वास्तविक सच्चाई क्या है वो भी हम जानेंगे आज के हमारे अतिथि से। सबसे पहले आप सभी को हम हमारे अतिथि से रूबरू कराएं। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली उपस्थित हैं उत्तर बंगाल के जाने माने पत्रकार व पूरे भारत में सुविख्यात डॉक्टर आरपी सिंह जी, जिन्होंने गोरखालैंड आंदोलन को करीब से देखा है। जब से गोरखालैंड आंदोलन की शुरुआत हुई है तब से उस आंदोलन को करीब से देखे भी हैं, समझे भी हैं और उसके पीठ पीछे की घटनाओं से भी जो है काफी हद तक ये वाकिफ है। इन्होंने गोरखालैंड आंदोलन को लेकर के कई सारे किताबें लिखी हैं। कई सारे किताबों का मतलब धारावाहिक रूप में हर एक मुद्दे पर, गोरखालैंड मुद्दे को, चाहे वो आइडेंटिटी की बात हो, चाहे वो कम्युनिटी की बात हो, चाहे वो जाति की बात हो, हर मुद्दे पर जो है इन्होंने अपनी किताबें लिखी। जो सबसे प्रमुख इनकी किताब है गोरखा अस्मिता की निर्णायक लड़ाई, जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुई थी। तो हम देर नहीं करते हुए हम डॉक्टर साहब को सबसे पहले सन एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय सन एक्सप्रेस को दिया, इसके लिए हम आपको सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जो मेरा पहला प्रश्न है, जितने भी भिज्ञ हैं और अनभिज्ञ हैं, हमारे सभी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं पहला प्रश्न मैं इनसे जरूर करूंगा कि गोरखालैंड मूवमेंट जो आज इतना विराट रूप में है, आज इतना विस्तृत हो चुका है, इसका इतना विराट स्वरूप हो चुका है, ये एक्चुअल में सर है क्या? हमारे दर्शकों को बताइए आप। भारतीय गोरखा भारतीय संविधान के तहत एक सम्मानित नागरिक के तौर पर अपनी पहचान चाहते हैं और इसके लिए पृथक राज्य का होना वह जरूरी मानते हैं। और इसी सवाल को लेकर गोरखा आवाम लंबे समय से आंदोलनरत है। संक्षिप्त में आप यह समझ सकते हैं, गोरखा आवाम अपनी पहचान चाहता है, लेकिन वह पहचान भारतीय संविधान के तहत, और भारतीय संविधान के तहत वह अपना एक खास अलग राज्य के तौर पर भूखंड चाहता है जो भारत का अभिन्न अंग हो। और यही उसकी मंशा है, यही उसकी इच्छा भी है। वह यह समझता है कि अगर हमें अलग राज्य मिल जाए तो हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं सफलीभूत हो सकेंगी। सर, एक बात मैं जानना चाहूंगा श्रोताओं में, क्या भारत जैसे राज्य में गोरखाओं की इच्छाएं क्या दमित हो रही हैं, या फिर उनकी इच्छाओं का दमन हो रहा है, इसलिए वो अलग गोरखालैंड राज्य चाह रहे हैं, न कोई और वजह है? इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सच कहा जाए तो
आइडेंटिटी अर्थात पहचान का एक संकट है। बहुत बार जो नेपाल से जो लोग आते हैं या चाइना से जो आते हैं तो उन्हें तो हम नेपाली नागरिक कहते हैं, चाइनीज नागरिक कहते हैं, लेकिन भारत में रहने वाले जो नेपाली हैं भ्रमवश उन्हें भी जो है बाहर का नेपाली समझा जाता है। तो इसको लेकर के जो है गोरखा आवाम में जो है एक आक्षेप है, एक दुख है, कष्ट का वो लोग अनुभव करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी भारतीय नागरिकता जो है उसको जो है लोग सम्मान पूर्ण तरीके से लें और देखें। यही वजह है। हाँ, यही वजह है। तो सर, आप जैसा कि हमें जानकारी है कि आप गोरखालैंड आंदोलन से जुड़े हुए तमाम कद्दावर नेताओं से आप लगातार रूबरू हुए हैं, उनके करीब रहे हैं। ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो इतने हिंसक आंदोलन हुए, विमल गुरुंग पर कई सारे चार्जेस लगे, सुभाष घिसिंग, मदन तमांग, ये सब हिंसक घटनाओं के शिकार हुए, लेकिन उसके बावजूद गोरखालैंड आंदोलन का कोई फल आज तक क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, यह एक अहम सवाल है। व्यक्तिगत तौर से मैं भी यह मानता हूँ कि भारतीय गोरखाओं के समक्ष जो है पहचान का एक संकट है, लेकिन इससे भी जो बड़ा संकट है उसको इस आंदोलन से नहीं जोड़ा गया। यह इस आंदोलन की कमी है। मैं जिस संकट की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह संकट है विकास का। अर्थात प्रारंभ से ही यह देखा गया 1907 में सर्वप्रथम हिलमैन एसोसिएशन माने 1907 में सबसे पहले हिलमैन एसोसिएशन ने जो है एक आंदोलन शुरू किया और वह हिलमैन एसोसिएशन यह चाहता था कि हिल को लेकर एक अलग प्रशासकीय इकाई का गठन किया जाए। कुछ समय तक वह चला, लेकिन चूंकि उस समय भारत फिरंगी हुकूमत के तहत था तो स्वाभाविक है कि वह संगठन भी जो है हुकूमत का ही एक अंग था। यह आंदोलन बहुत आगे तक नहीं बढ़ सका। और एक चीज और हमें समझना होगा कि यह जो भूखंड देख रहे हैं यह कभी सिक्किम का हिस्सा रहा है, जिसे 3000 वार्षिक लीज पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिक्किम से लिया था। और पहला जो संगठन बना था वो संगठन था हिलमैन एसोसिएशन, जिसने प्रशासनिक इकाई की मांग की। तदुपरांत देश के आज़ादी के बाद 1947 में जो है अविभाजित जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने भी जो है गोरखाओं के लिए एक पितृ स्थान की मांग की थी। उस समय लेनिन का जो आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत है वह काफी प्रभावित था और उससे लोग काफी प्रभावित थे। स्वाभाविक है, उसी से प्रभावित होकर के अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी ने गोरखाओं के लिए एक पितृ स्थान की मांग की थी और उसके लिए जो चिन्हित जिस क्षेत्र को किया गया था, जिस भूखंड को किया गया था, वही भूखंड है जो आज आपका जो है दार्जिलिंग है और दार्जिलिंग संलग्न इलाका है। उस समय वो लोग जो है उस सिक्किम का भी हिस्सा चाहते थे। खैर, अब उस ओर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। रही बात इस आंदोलन के असफल होने की बात, तो सबसे पहली बात है कि जो जिनके हाथ में नेतृत्व जब भी रहा उन्होंने विकास के मुद्दे को नज़रअंदाज किया, सिर्फ पहचान के मुद्दे को जो है उन्होंने जो है उठाया। किसकी पहचान? गोरखाओं माने हाँ, गोरखाओं की पहचान, जातीय पहचान। एक बात समझिए, अगर आपका विकास नहीं होता है तो आपकी पहचान कभी कायम नहीं रह सकती है। इस बात को समझना होगा। और इसके लिए आप यह समझिए कि कुछ भारत में नए राज्यों का गठन हुआ।
जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहाँ से बहुत सारे आदिवासियों का पलायन हो गया। बहुराष्ट्रीय राष्ट्रीय कंपनियों ने बड़े भूखंड पर अपना अधिकार कायम किया और वहाँ से हजारों हजारों की संख्या में आदिवासियों का पलायन हुआ। तो हमारी बात समझिए, मैं जो कहता हूँ ये इससे अलग नहीं है। तो आपके पास क्या रोड मैप है कि गोरखालैंड का गठन हो जाएगा तो वहाँ से जो है नेपाली आवाम का पलायन नहीं होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां नहीं आएंगी, राष्ट्रीय कंपनियां जो है अपना विस्तार नहीं करेंगी? क्या इस बात को आप सुनिश्चित कर सकते हैं? क्या आज आप पश्चिम बंगाल में आप अल्पसंख्यक हैं, नेपाली अवाम जो है, जो हिल का जो है पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक है, लेकिन हिल में वो बहुसंख्यक है। आज वहाँ पर हिल में जो है बिहार के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, अन्य प्रांत के जो लोग हैं अल्पसंख्यक हैं। तो गोरखालैंड राज्य गठन के बाद क्या आपका व्यवहार उनके साथ कैसा होगा? आप तो बहुत ये तो गोरखा राज्य गठन होने की बात की बात आप कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो आपने बात कही वो शायद 80 के दशक की आपने बात कही कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको सिक्किम से 3000 पारसिक पर लिया। मैं उसी दौरान की एक बात ये तो है आपको 1836 की बात है। अच्छा, 1836 में समझे कि नहीं? भारत आजाद नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ था। और 1907 में जब हिलमैन एसोसिएशन ने पृथक इकाई की मांग की, उस वक्त भी हम गुलाम ही थे, उस वक्त भी हम स्वाधीन नहीं थे। समझे कि नहीं? एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि 1985 से 86 के दशक में जो गोरखालैंड आंदोलन उग्र पर था, उस समय केंद्र और राज्य सरकार ने गोरखा हिल काउंसिल की निर्माण की घोषणा की और हुई भी। उसके बाद भी जो ये आंदोलन रहा वो जारी रहा। इसके पीछे आप कौन सा कारण देखते हैं? ऐसा है कि सुभाष घिसिंग जो है फौज से आए हुए थे और उनको मैं सरक छाप एक साहित्यकार मानता हूँ। खास करके कुछ अश्लील पुस्तकें उनकी हैं जिसको हम साहित्य की श्रेणी में रखना नहीं चाहेंगे। हाँ, लेकिन उनमें मिलिटेंसी थी, उनमें जज्बा था और फौज का संस्कार था। और बाहर की जो समस्याएं जो थी, आर्थिक समस्याएं, उसके मद्देनजर लोगों में जो है आक्रोश भी था। इसके बावजूद भी उन्होंने आर्थिक सवाल को जो है अपना मुद्दा नहीं बनाया। उन्होंने वही जो पिछली जो मांग थी, अलग पृथक प्रशासकीय इकाई या पितृभूमि, इसी को उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि यह जो भूखंड है यह न भारत का है न चीन का है, यह स्वाधीन भूखंड है और हम यहाँ गोरखा राज्य का गठन करना चाहते हैं, गोरखालैंड का गठन करना चाहते हैं। ये किस वर्ष की बात है? ये आपको जो है 1983 की बात है। यानी कि गोरखा हिल काउंसिल गठन के बाद की बात है? नहीं, 83 में तो आंदोलन शुरू हुआ। 82 में आंदोलन की सुगबगाहट आई और जो है 83 से आंदोलन शुरू हो गया। उस समय पार्वत्य परिषद का गठन कहाँ हुआ था? अच्छा। तो उस समय जब वो आंदोलन में जब उतरे तो युवकों को लगा कि अब शायद हमारा सपना पूरा होने वाला है, अब जो है अलग राज्य हमें मिल जाएगा। और गोरखा अवाम जो है, माने भावुकता में कहिए या सेंटिमेंट की वजह से या राज्य सरकार की प्रताड़ना के कारण आक्रोश में तो था ही। वह खुल करके उसने घिसिंग का साथ दिया और घिसिंग जो है पहाड़ का माने सबसे शक्तिमान नेता के रूप में उभर करके आए। उस दौरान मैंने घिसिंग से सवाल किया था
कि आप पश्चिम बंगाल से क्यों अलग होना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ तौर से कहा, जहाँ के लोग हमें अपना न समझें, जिस घर के लोग हमें अपना न समझें, पराया समझें, उस घर में मैं रहना नहीं चाहता। अर्थात घर से मतलब था पश्चिम बंगाल। माने कहीं न कहीं वाम फ्रंट के शासन के दौरान भी एक द्वेष या एक भेदभाव तो था ही। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद जो है ऐसी बात घिसिंग नहीं कहते। घिसिंग जो कह रहे थे यह जनभावनाओं को ही व्यक्त कर रहे थे, गोरखा आवाम की ही भावनाओं को वह एक शक्ल देने का काम कर रहे थे, एक रूप दे रहे थे। और हजारों की संख्या में युवक उनके आंदोलन में शामिल हुए। भयानक आंदोलन शुरू हुआ और ऐसा लगने लगा कि अब माने हमें अलग राज्य मिल जाएगा। जब भयानक आंदोलन जब रूप ले लिया, उस समय सीपीएम के लोगों ने इसका विरोध किया, माकपा के लोगों ने विरोध किया। वह चाहते थे कि भारतीय संविधान के तहत इन्हें कुछ सहूलियत मिल जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल दो भागों में विभक्त न हो। इसलिए उन्होंने आंदोलन का विरोध किया, जिसके कारण माने माकपा के तमाम बड़े नेताओं को पहाड़ से खदेड़ दिया गया। एकमात्र आरबी राय ही बच गए थे। बाद बाकी तमाम जो है माकपा के नेता वहां से खदेड़ दिए गए। माकपा के जो है जो कमिटेड जो कार्यकर्ता थे उन्हें खदेड़ दिया गया और बहुत सारे लोगों की हत्या भी कर दी गई। माने कुल मिलाकर के लगभग 1200 लोग उस आंदोलन में मारे गए थे। इसमें बहुत सारे पुलिस के भी लोग थे। सर, ये गोरखाली जवान भी थे। तो ये जो है, ये जो घटना आप बता रही है, गोरखा हिल काउंसिल के बनने के पहले की बात है। हाँ, पहले की बात है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि गोरखा हिल काउंसिल जब बन गया उसके बाद भी आंदोलन जारी रही। इसके पीछे का मैं कारण जानना चाहता हूँ। हाँ, तो ये आप समझिए कि 22 अगस्त 1988 को त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसमें केंद्र सरकार थी, राज्य सरकार थी और जीएनएलएफ के लोग थे, माने सुभाष घिसिंग थे। उस समझौता के तहत दार्जिलिंग पार्वत्य परिषद जो है पर सहमति बनी और इन्हें मिल गया। तो एक बात समझिए कि अगर किसी घर में प्रतिदिन झाड़ू नहीं लगाया जाए तो गंदगी जम जाती है। मनुष्य का चरित्र भी उसी तरह होता है। जब तक सुभाष घिसिंग आंदोलन में थे तब तक उनकी कर्मठता दिख रही थी, उनकी जीवटता दिख रही थी, उनका सत्य साहस दिख रहा था, उनकी ईमानदारी भी दिख रही थी, उनका त्याग भी दिख रहा था, उनकी कुर्बानी भी नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही दार्जिलिंग पार्वत्य परिषद का गठन हुआ, उन्हें एक बड़ी सहूलियत मिल गई और उनका संघर्ष जो था थम गया। एक तरह से वह जनता से कट गए। पहली बात यह समझिए कि उनका आंदोलन जो था वह गोरखालैंड के लिए था, पृथक राज्य के लिए था, लेकिन सहमति किस पर बनी? दार्जिलिंग पार्वत्य परिषद पर, हिल काउंसिल पर। सबसे पहले लाल कुठी में जब बैठे तो पहला अनुदान मुझे जहां तक याद है कि 40 लाख रुपए का आया था, जिससे उन्होंने लाल रंग का एक कारपेट खरीद लिया सजाने के लिए। तो मान लीजिए संघर्ष में रहने वाला आदमी और फौज का एक सिपाही अचानक जो है इतनी बड़ी एक जगह में पहुंच गया, तो उनको लगा कि शायद अब हम जो है अब स्वर्ग में आ गए हैं। एक तरह से वो जनता से कट गए। तो कार्मिक खर्चे के लिए, डे टू डे के खर्चे के लिए राज्य सरकार पैसे देती। जो सरकारी कर्मचारी थे उनका पेमेंट भी जो है
मासिक पेमेंट भी जो है, वेतन वगैरह भी राज्य सरकार दे रही थी, ध्यान दीजिएगा। और 30 करोड़ रुपया जो है विकास के मद में, वह भी राज्य सरकार देती थी। इसमें भी केंद्र सरकार से भी समय समय पर कुछ मिलते रहता था। लेकिन यह विकास के मद में जो पैसे आते थे, यह घिसिंग साहब अपनी अयाशी पर, सुख सुविधाओं को जुटाने पर खर्च करते, उसी पर अधिक ध्यान देते। और दार्जिलिंग का जो है, जो अपेक्षित विकास होना चाहिए, वह अपेक्षित विकास नहीं हुआ। लोगों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रही। उसी बीच जो है, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, राज्य के मुख्यमंत्री ज्योति बाबू थे, और दोनों आदमी अपनी अपनी राजनीति कर रहे थे। इंद्रजीत खुल्लर को जो है अपना दूत बना करके राजीव गांधी ने भेज दिया दार्जिलिंग में, और उन्हीं के माध्यम से जो है पार्वत्य परिषद के लिए जो है घिसिंग को राजी कराया गया। ध्यान दीजिएगा, पार्वत्य परिषद के गठन के बाद चूंकि राजीव गांधी को कुछ पुरस्कार देना था इंद्रजीत खुल्लर को, वो एक पत्रकार थे, तो पुरस्कार के रूप में दार्जिलिंग का सीट दे दिया गया। और घिसिंग को लगा कि इन्हीं के कारण मैं लाल कुठी में पहुंच गया हूं, तो कृतज्ञता बस इन्होंने भी जो है गोरखाओं को कहा कि भाई इनको वोट देकर जिताओ, केंद्र से हमारा जीवंत संपर्क बना रहेगा। लेकिन जीत कर जब गए इंद्रजीत खुल्लर, तो फिर दोबारा लौट करके हिल में नहीं आए। उनको जो मिलना था मिल गया। उन्होंने वो भी अपना पुरस्कार लेकर चले गए। घिसिंग को भी पुरस्कार मिल गया, वह लाल कुठी में चले गए। लेकिन जनता ने जो आंदोलन किया, जनता ने जो अपनी शहादत दी, जो अपनी कुर्बानी दी, जो दर्द और कष्ट सहे, उसका पुरस्कार उसे नहीं मिला। और यह आक्रोश जो है धीरे धीरे बढ़ता रहा, पनपता रहा। इस बीच मजे की बात यह है कि 20 वर्ष गुजर गए, चुनाव नहीं हुआ, ऑडिट नहीं हुआ। ऑडिटर जनरल ने भी ऑडिट कराने की कभी जो है जरूरत नहीं की, और घिसिंग साहब भी जरूरत महसूस नहीं किए। और राज्य सरकार बिल्कुल जो है जानबूझ करके उसने घिसिंग को मौका दिया कि आप भ्रष्टाचार में डूब जाइए, डूबे रहिए, ताकि इसके बाद जो है लोगों का आक्रोश बढ़े और जब चुनाव हो तो हम लोग आ जाएं सत्ता में, हिल काउंसिल में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुभाष घिसिंग के जो सबसे विश्वस्त सिपह सलार थे विमल गुरुंग, जिनको सुभाष घिसिंग ने रखा ही था अपनी सुरक्षा में कि जो विरोधी हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाए, और यही काम विमल गुरुंग करते रहे। उसी दौरान की घटना मैं बता रहा हूं। अभी पार्वत्य परिषद पर सहमति नहीं बनी थी। मैं संचेतना के लिए सुभाष घिसिंग का इंटरव्यू लेना चाहता था। ये अभी पार्वत्य परिषद के गठन के पहले की बात बता रहा हूँ। और जो डीआईजी थे आर.के. हंडा, उनको गोली लगी थी और वो भर्ती थे नायक के नर्सिंग होम में। मैं बहुत मुश्किल से सुभाष घिसिंग से मिलने की मैंने कोशिश की और मिला। वो जाला पहाड़ के नीचे एक जगह छुप करके रह रहे थे। पता लगाया एक आदमी की मदद से, और अपने फोटोग्राफर को लेकर मैं मिलने जब जा रहा था, जाला पहाड़ की ओर बढ़ रहा था, नीचे उतर रहा था, तब तक मुझे अच्छी तरह वो घटना याद है कि 2-4 लोग दौड़ते हुए आए, स्टेन गन लिए हुए, और उन लोगों ने पकड़ लिया। तलाशी लेने के बाद पूछा कि तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो, इधर क्यों हो। हमने अपना परिचय दिया और घिसिंग के नाम एक पत्र जो था डॉक्टर महिप सिंह का, वह पत्र दिखाया। उसके बावजूद भी उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद 2 आदमी आगे और 2 आदमी पीछे स्टैंड गन लगाए हुए लेकर घिसिंग के पास पहुंचा। आधा घंटा या 1 घंटा के करीब पैदल चलने के बाद हम लोग घिसिंग के पास पहुंचे तो देखे कि एक गुफा नुमा घर बना हुआ है। उसी में जो है BBC लंदन के रिपोर्टर बैठे हुए हैं
बड़े बड़े अखबारों के सब रिपोर्टर बैठे हुए हैं, इंटरव्यू चल रहा है। घिसिंग ने पूछा कि तुम कौन हो। महिप सिंह का जब मैंने चिट्ठी दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है बैठो। कुर्सी मिल गई, मैं बैठा। जब पत्रकारों का इंटरव्यू समाप्त हुआ तो मेरा पहला प्रश्न था कि नेपाल के इस फलाना बैंक में आपके कितने रुपए हैं? आप तो जनता के नेता हैं, पैसे कहाँ से आए? वह कुर्सी से जो है उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हें पता है कि हमारे लोग मार कर तुम्हें जंगल में फेंक देंगे, तुम्हारी हड्डी पसलियों का भी पता नहीं चलेगा और कुत्ते की तरह तुम मर जाओगे। तुम लाकपा दोंग का आदमी हो, इसलिए तुम यह मुझसे सवाल पूछ रहे हो। वो कह रहे हैं मैं लिख रहा हूँ। फिर वो डॉक्टर कि मैंने लिखने के लिए नहीं कहा है तुम्हें। हमारी कलम रुक गई। उसके बाद मैंने उनसे कई सवाल पूछे, उसके बावजूद भी, और जो भी सवाल मैंने पूछा वो अखबार आज मेरे पास उपलब्ध है, आज भी उसको हमने संभाल करके रखा है। और राज्य से अलग एक दो होटल खरीदने के मामले में भी मेरे सवाल थे, तो उसी वक्त मैं समझ गया कि जनता का नेता होने लायक नहीं है, और इस बात को मैंने लिखा। खैर परवर्ती काल में हुआ क्या, उन्होंने ज्योति बाबू को इनवाइट किया पार्वत परिषद बनने के बाद। ज्योति बाबू जब पहुंचे लाल कुठी में तो उन्होंने कारपेट को देखकर कहा, आपने इसको हिस्टोरिकल प्लेस बना दिया, ऐतिहासिक जगह बना दिया। और इसी बात पर वहाँ सीपीएम में जो है बिखराव आया। आरबी राय ने कहा, जिस घिसिंग के खिलाफ हमारे लोगों ने संघर्ष किया, हमारे लगभग जो है 600-700 कार्यकर्ता मारे गए, वो आदमी आज भ्रष्टाचार में लिप्त है और जो है विकास के मद में जो पैसे आ रहे हैं उसे अयाशी कर रहा है। और इस कारपेट को देख करके आप कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल जगह आपने बना दिया, ऐतिहासिक जगह बना दिया, इसको तीर्थ स्थान बना दिया। पार्टी टूट गई वहाँ। मैं जानना चाहूँगा, ये तो खैर ऐतिहासिक बात है, इसे मैं फिर मैं कभी जानूंगा आपसे, लेकिन इस बीच जो है विमल गुरुंग का आविर्भाव हो चुका था। हाँ, तो वही विमल गुरुंग चूंकि उनके संरक्षक थे और ऑडिट न होने के कारण, चुनाव न होने के कारण लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था, क्योंकि विकास तो कुछ हो नहीं रहा है। विकास हो रहा है घिसिंग साहब का, लोग तो देख रहे हैं। जब आप बंद कमरे में बंद हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो आपको लगता है क्या कि अब हमको कोई नहीं देख रहा है, बिल्कुल सुरक्षित है। तो यही लेकिन हजारों आंखें जो है घिसिंग को देख रही थी, घिसिंग के भ्रष्टाचार को देख रही थी, घिसिंग के विकास को देख रही थी। और इसलिए जो है जिस भस्मासुर को घिसिंग ने आशीर्वाद देकर अपनी सुरक्षा में रखा, वह भस्मासुर जो है जन आक्रोश का नेतृत्व करने के लिए सामने आ गया। समझे कि नहीं? तो ये रहा विमल गुरुंग के आविर्भाव की कहानी। विमल गुरुंग इस तरह से जो है राजनीति में अपना कदम वो रख दिए। विमल गुरुंग के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के फलस्वरूप जो है जीटीए का निर्माण हुआ। जीटीए के निर्माण के बाद फिर भी जो है गोरखालैंड आंदोलन जारी रहा, ऐसा क्यों? पहली बात है कि विमल गुरुंग ने जनता से क्या वादा किया था? जनता से वादा किया कि गोरखालैंड के लिए हम शहीद हो जाएंगे, और अगर गोरखालैंड लाकर आपको नहीं देंगे 2010 तक उसे हम सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। ये किस समय की बात है, किस वर्ष की बात है? यह जो है हमको लग रहा है कि लगभग जो है ये पार्वत्य परिषद के गठन बता रहे हैं। ये आपका जो है घटना 1800, ये लगभग हमको लगता है कि 2010 में 3 की हुई, ये है 2008 की घटना है। 2008 उन्होंने प्रतिज्ञा की। विमल गुरुंग ने कहा कि 2010 तक अगर हम गोरखालैंड नहीं लाते तो हम सार्वजनिक तौर पर आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। और हमारा लड़ाई जो है गोरखालैंड के लिए है, और गोरखालैंड से कुछ भी हमको कम नहीं चाहिए।
गोरखालैंड अलग राज्य ही चाहिए। अलग राज्य ही चाहिए। तो उनका संघर्ष जो था गोरखालैंड के लिए था, लेकिन समझौता उन्होंने क्या किया, जीटीए पर किया। और जीटीए पर जिस दिन समझौता हुआ उस दिन विमल गुरुंग की जो पत्नी आशा गुरुंग हैं, उन्होंने खूब डांस किया, खूब मौज मस्ती की। उस मौज मस्ती को मैंने देखा और पी अर्जुन से भी मैंने कमेंट किया था, जो कद्दावर नेता पी अर्जुन हैं, कि यह क्या डांस और नृत्य, जो खाना और पीना जो चल रहा है, उमंग उत्साह जो है, उत्सव जो है, यह क्या गोरखालैंड मिलने के कारण है क्या? और इसकी बहुत बहुत भयावह परिणति हो सकती है। खैर, जीटीए मिलने के पहले भी मैंने विमल गुरुंग को चेतावनी दी थी। डालिम गेस्ट हाउस में पर्सनली जब हमारी यह पुस्तिका आई थी, गोरखा अस्मिता के निर्णायक लड़ाई, तो 2 आदमी सबसे अधिक नाराज हुए थे, क्योंकि आरबी राय अभी दार्जिलिंग में हैं, वो जीवित हैं। उन्होंने इस पुस्तक की 1000 प्रति पर्चे दी थी हमसे, और दिल्ली में जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था उसमें उस प्रति को उन्होंने लोगों में वितरित किया था। तो इसलिए जो है बहुत सारे लोगों तक जो है यह पुस्तिका पहुंची थी, और इसको लेकर विमल गुरुंग जी नाराज हो गए। इधर मदन तामंग भी नाराज हो गए, और उनको लगा कि हम इतना जंगी आंदोलन कर रहे हैं, इसके बावजूद जो है हम इस पुस्तिका में हम लोगों को तरजीह नहीं दी गई। ये बात तो फिर आएगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जीटीए होने के बावजूद, हाँ, वहीं पर मैं आ रहा हूँ। तो जीटीए मिलने के पहले विमल गुरुंग की स्थिति समझ लीजिए। जीटीए विमल गुरुंग लेने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। मैं वही जो कह रहा हूँ कि मदन तामंग की उन्होंने जो हत्या की थी डालिम गेस्ट हाउस में, जब उनसे हमारी लंबी बातचीत हुई थी, उस दौरान मैंने कहा था, आप गोरखालैंड की लड़ाई अपने घर में मत लड़िए, आपको यह लड़ाई जो है अपने घर से बाहर लड़नी है, और आप अपने लोगों से ही लड़ रहे हैं, उन्हीं को आप सभा नहीं करने दे रहे हैं, उन्हीं को मार रहे हैं, उन्हीं को काट रहे हैं। इस सबको बंद कीजिए, इसके भयावह परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि जो स्थिति जो थी उसे साफ तौर से जाहिर हो रहा था कि चौरास्ता में अगर मदन तामांग सभा करेंगे तो विमल गुरुंग या उनके लोग जो हैं उनकी हत्या करवा देंगे, स्पष्ट हो चुका था। और मदन तामांग इस बात पर अड़े हुए थे कि हमको सभा करनी ही है। और इसमें मैं समझता हूं तत्कालीन जो आईजी जो थे टमटा साहब, उनकी बहुत मन नकारात्मक और शर्मनाक भूमिका है मदन तामांग की हत्या करवाने में। क्योंकि टमटा से मिलकर मदन तामांग हमारे पास आए थे, मैंने कहा कि आप सभा मत कीजिए, स्थिति भयावह है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं टमटा से मिलकर आ रहा हूं। टमटा ने मुझे कहा है, डोंट वरी, गो अहेड, आई विल प्रोवाइड यू फुल प्रोटेक्शन। इधर एक और भी रूलिंग पार्टी के बड़े नेता से मिलकर आए थे, उन्होंने भी कहा था कि हम लोग सारी व्यवस्था करेंगे। तो मैं कहता हूं इसके कारण जो है विमल गुरुंग इतने दबाव में आ गए थे हत्या के बाद, तो पूरा सिनेरियो ही बदल गया ना। और सिनेरियो बदलने के कारण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शिकंजा कसने का मौका मिला, समझे कि नहीं। ये मामला सीबीआई के हाथ में गया। तब विमल गुरुंग को ऐसा लगा कि अब मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा और मेरा पॉलिटिकल करियर समाप्त हो जाएगा। तो बहुत जल्दबाजी में, दबाव में आकर उन्होंने जीटीए पर हस्ताक्षर किया, समझे कि नहीं। तो गोरखालैंड के लिए आंदोलन किया, समझौता किया जीटीए के लिए। तो ये मजबूरी में रहा, मजबूरी में रहा। जीटीए का निर्माण एक मजबूरी में रहा। और निर्माण के बावजूद भी जीटीए के मद में भी जो पैसे आए या बाहर से जो कलेक्शन उन्होंने किया, उसका सदुपयोग नहीं हुआ। पहाड़ के विकास पर वो खर्च कम हुआ, बल्कि उन्होंने अपने जो है परिवार की सुख समृद्धि पर अधिक खर्च किए।
यानी कि जो चीज सुभाष घिसिंग के साथ उन्होंने की, बिल्कुल अब बिल्कुल सेम बिल्कुल विमल गुरुंग ने करना बिल्कुल शुरू हुआ। कर हाँ, दिया। क्या यही वजह रहे कि फिर से गोरखालैंड आंदोलन फिर से शुरू हो गया? पहले पार्वत्य परिषद, फिर जीटीए, हाँ। फिर उसके बाद फिर गोरखालैंड आंदोलन शुरू हुआ, और फिर ये एक वजह यह भी है, एक वजह यह भी है, उधर विनय तामांग भी अपनी सुरक्षा के लिए उनको लगा, क्योंकि आज की तारीख में आज भी जो है अभी भी विमल गुरुंग पर लगभग जो है गंभीर दर्जन भर मामले जो है आपराधिक मामले दर्ज हैं, विचाराधीन हैं। समझिए उनकी मजबूरी। तो उनको भी लग रहा है कि अगर हम सत्ता के साथ अगर एडजस्ट कर लेते हैं तो हमारा पॉलिटिकल भविष्य जो है सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी वर्तमान में आ रहा हूँ। जीटीए के बाद गोरखालैंड आंदोलन शुरू हुआ, विमल गुरुंग भाजपा के साथ गए, भाजपा के साथ 12 साल रहने के बाद अब जो है उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कोलकाता में उन्होंने कहा है कि गोरखालैंड की बात उन्होंने कहीं नहीं कही है, कहिए पीपीएस, मुख्यमंत्री जो कहती है वो करेंगी। हाँ, तो ये विमल गुरुंग ने कभी स्पष्ट किया कि पीपीएस क्या है, ये परमानेंट सॉल्यूशन जो है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा, यह विमल गुरुंग नहीं समझते हैं, खुद सुभाष घिसिंग भी नहीं समझते थे। ये अगर हिल का परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो मैं यह नहीं कहता हूं कि गोरखालैंड ही मिले, मैं भी चाहता हूं कि हिल की जो समस्या है अस्थायी उसका समाधान हो, लेकिन नेताओं को जो है आर्थिक सवाल को नज़रअंदाज नहीं करना होगा और एक रोड मैप बनाना होगा। उनके पास अभी तक रोड मैप ही नहीं है कि अगर उनको जीटीए ही मिल गया तो उसका भी कोई उनके पास रोड मैप नहीं रहा। सर आप ये बताइए, आप भी कह रहे हैं कि स्थायी समाधान हो, यानी कि आप गोरखालैंड राज्य के समर्थन में नहीं है? माने अस्थायी समाधान कुछ भी हो सकता है, और हाँ, लेकिन और चूंकि चिकन नेक है जो सवाल आपने पहले कहा था, इसलिए मुझे लग रहा है कि किसी भी सरकार के लिए, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो कभी भी जो है हिल को जो है बंगाल से अलग करना नहीं चाहेगी, बल्कि हो सकता है यहाँ एक शरारत हो तरीका भी केंद्र जो है यहाँ पर अपना सकता है, मतलब लागू कर सकता है। आपके मुताबिक सर, चूंकि ये इलाका जो है चिकन नेक कहा जाता है, हाँ, तो इसको केंद्र का जो है केंद्र सरकार कभी अलग राज्य की दर्जा गोरखालैंड को नहीं देगी। हाँ, नहीं देगी, स्पष्ट है सर। हाँ, ये आपके मुताबिक? हाँ, हम समझते हैं। और जो राज्य सरकार है तो वो अलग राज्य देने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि ये काम सर केंद्र का है। तो केंद्र देने से रही। अब अंततः क्या लगता है कि आपके मुताबिक ये परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है जिससे गोरखा लोगों की भलाई हो? अब यही अहम सवाल है समझने का। आज भारत में गोरखाओं की संख्या कितनी है? हम समझते हैं कि 1,25,00,000 से कम नहीं है। हो सकता है कि संख्या अधिक हो। दार्जिलिंग में गोरखाओं की संख्या कितनी है? उस तुलना में तो बहुत है, छोटी संख्या दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, डुअर्स वगैरह को मिला लेते हैं तब भी। तो अगर गोरखालैंड मिल भी जाता है माने पर्वतीय भाग को लेकर के, तो आप क्या समझते हैं गोरखाओं की पहचान कायम हो जाएगी, उनका आर्थिक विकास हो जाएगा? क्योंकि मान लीजिए 8-10 लाख गोरखाओं की पहचान अगर कायम हो भी जाती है तो भारत में गोरखाओं की संख्या कितनी है? 1,25,00,000। हिल से भी अधिक गोरखाओं की संख्या जो है अन्य राज्यों में है। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक जगह एक कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे एकदम केंद्रीभूत है हिल में। लेकिन क्या असम में गोरखाओं की संख्या कम है, उत्तराखंड में गोरखाओं की संख्या कम है, उत्तर प्रदेश में कम है, बिहार में कम है, काफ़ी संख्या इनकी है, विभिन्न राज्यों में इनकी संख्या है। उनकी पहचान कैसे कायम होगी? तो इसलिए जो है यह एक अलग सवाल है, इस पर भी जो है हम अपना वक्तव्य हम देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल आप प्रतीक्षा कीजिए, 2 दिन के बाद ही जो है राज्यपाल आ रहे हैं, और राज्यपाल आ रहे हैं इस बारे में वो भी एक जो है संकेत देकर जाएंगे, क्योंकि लग रहा है कि उनके हाथ से गेंद निकलता जा रहा है। केंद्र को ऐसा लग रहा है कि विमल गुरुंग के पाला बदलने से, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको नोट कीजिए, पाला बदलने से केंद्र को लग रहा है
कि हमारे हाथ से एक गेंद निकल रहा है और बहुत जल्दी में राज्यपाल आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें जो है वह कुछ मैसेज देंगे गोरखाओं को या प्रलोभन देंगे। अब उस प्रलोभन और मैसेज को थोड़ा गौर से देखिए और सुनिए और समझिए क्या है। वर्तमान अगर हम परिदृश्य को देखें दार्जिलिंग पहाड़ का, विनय तमांग, अनित थापा एक गुट है, विमल गुरुंग आने को लेकर के दोनों में जो है, हालांकि मीडिया में अनित थापा कुछ स्पष्ट कह नहीं रहे हैं। उनका यह कहना है कि विमल गुरुंग को हम लोग का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ये बाहरी बातें से, लेकिन भीतर से लग रहा है कि वो बहुत भीतर बहुत डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। अब विमल गुरुंग पहाड़ पर आते हैं, क्या आपको लगता है कि फिर से हिंसक घटनाएं शुरू होंगी? क्योंकि पहाड़ पर शांति यात्रा कल 31 अक्टूबर को होने जा रही है कर्सियंग में, कलिम्पोंग में भी हुई, दार्जिलिंग में भी हुई। ये शांति यात्रा और विमल गुरुंग का पहाड़ पर आना, इसे आप कैसे देख रहे हैं? केंद्र और राज्य दोनों अपनी राजनीति खेल रहे हैं और मैंने शुरू में ही कहा कि पहाड़ में जो नेता हैं उनके पास दृष्टि नहीं है, उनके पास रोड मैप नहीं है, वह सही अर्थ में जो है समस्या को समझते नहीं हैं और सिर्फ जो है पहचान तक ही आकर के वो सिमट गए हैं। तो चूंकि नेताओं की अक्षमता है, अनज्ञता है और इसी का फायदा जो है राज्य सरकार भी उठा रही है, केंद्र सरकार भी उठा रही है। इसलिए अभी तुरंत जो है कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होने जा रहा है, बल्कि चुनावी राजनीति जो है उस राजनीति में किसको कितना लाभ हो कि नहीं, उसी को नेता देख रहे हैं। और हो सकता है कुछ नेता जो अभी राज्य सरकार के साथ हैं बहुत जल्द अपना रंग बदल दें। जैसे विमल गुरुंग ने अपना रंग बदल दिया, भगवा रंग बदल करके वो हरे रंग में रंग गए, तो हो सकता है हरे रंग में कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो रंगे हुए हैं, उन पर भगवा रंग चढ़ जाए। यानी कि आपका इसकी आप प्रतीक्षा कीजिए और ये बहुत का इशारा है कि अनित और विनय भगवा रंग में रंग सकते हैं। मैंने कहा कि बिहार के कुछ प्रभावशाली नेता भगवा रंग में रंगने जा रहे हैं। वो अब कौन है ये आप देखिए। कभी किसी कि डाइन क्या क्या कह रहे थे ममता बनर्जी को विमल गुरुंग, और ममता बनर्जी को फिर जो है वो अपनी माँ मान लेंगे। उन्होंने अपना रंग बदल दिया। तो राजनीति में, नीतिहीन राजनीति में सब कुछ संभव है। जहाँ आदर्श नहीं है, नीति नहीं है, नैतिकता नहीं है, राजनीतिक समझ नहीं है, सिर्फ धन लोलुपता है, सत्ता लोलुपता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। और पहाड़ की जनता जो दुर्भाग्य भोग रही है वो भोगने के लिए अभी सख्त है, लेकिन आंदोलन फिर आंदोलन होगा, उसी आंदोलन से सक्षम नेतृत्व उभर कर सामने आएगा। इसके लिए मैं आशान्वित हूँ और इतना भी करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आरपी सिंह जी, इतना विस्तार से और इतनी गहराई से हमें बताने के लिए और हमारे सभी दर्शकों को जानकारी देने के लिए। हम इसी तरह के तमाम मुद्दों पर विशेष जानकारी लेकर हम आप सभी के साथ लगातार उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द सन एक्सप्रेस। धन्यवाद।